दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने 4000 से अधिक वीडियोस बनाई हुई हैं। इसके अलावा डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से 200 से अधिक कोर्सेज हमारे बनाए हुए हैं जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो इस जगह आपको देखिए पीजीटी इकोनॉमिक्स का कोर्स मिलेगा, यूजीसी नेट का कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स हमारे पास है और यूजी और पीजी यानी कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी से अगर आप यूजी और पीजी कर रहे हो तो भी वो कोर्स हमारे पास है। इन सबके लिए आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसको डाउनलोड कर लेना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक आंकड़ों को संकलन करने की विधियों के बारे में। तो बच्चों कई सारे मेथड हैं जिसके द्वारा हम प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। तो डिटेल में हम इसके बारे में बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम इकोनॉमिक्स में बेसिक और एडवांस दोनों लेवल की स्टैटिक्स आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आपको जो स्टैटिक्स से रिलेटेड और भी कई सारे कोर्सेज हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि की, तो ये हम आपको बता चुके हैं कि प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए हमें कई सारी विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहली विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। देखिए इस विधि में क्या होता है मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊं। तो जो अनुसंधान करता होता है और जो सूचना देने वाला होता है जिसका संबंध समस्या से होता है वो आपस में मिलते हैं और व्यक्तिगत पूछताछ द्वारा प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। यानी कि इस विधि की जो मूल विशेषता है वो ये है कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति होता है और जो अनुसंधान करता है वो सीधा संपर्क स्थापित करते हैं और जो सूचना देने वाले व्यक्ति से अनुसंधान करता जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग सूचना इकट्ठी करता है। यानी कि इस विधि में अनुसंधान करता स्वयं अनुसंधान करता, ये दो बार लिख दिया, अच्छा सॉरी, इस विधि में अनुसंधान करता ठीक है क्षेत्र में जाकर स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, स्वयं अनुसंधान के ओके शुरू से बोल देते बच्चों। इस विधि में अनुसंधान करता स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष तथा सीधा संपर्क स्थापित करके आंकड़े इकट्ठे करता है। तो इस विधि की सबसे बड़ा फायदा क्या है, उपयुक्तता क्या है? नंबर 1, अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होना। यानी कि ये विधि तभी उपयुक्त है जब अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो। अगर अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक क्षेत्र है, तो ये विधि काम नहीं करेगी, क्योंकि ये विधि जो है इसमें व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जाता है और व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त कभी नहीं माना जा सकता। इसके अलावा बच्चों ये विधि तब उपयुक्त मानी जाती है जब आंकड़ों को मौलिकता जरूरी है, यानी कि पहली बार आंकड़े लिए गए हों। तो ये विधि तब जाके प्रयोग होती है जब आंकड़ों में मौलिकता प्रयोग होना अति अनिवार्य होता हो। इसके अलावा जब सूचना देने वालों से संपर्क करना आवश्यक हो, यानी कि ये बहुत जरूरी है कि जो सूचना देने वाले व्यक्ति हैं उनसे अनुसंधानकर्ता मिले, तो इसके लिए भी जरूरी है बच्चों प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि का प्रयोग तब किया जाता है। इसके अलावा जब आपको आंकड़ों में अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि जो है वो सीमित क्षेत्र के लिए उपयोग की जाती है जब आपको अधिक मौलिक आंकड़े चाहिए हो, सूचना देने वालों से डायरेक्ट संपर्क स्थापित करना आवश्यक हो और साथ ही साथ आंकड़ों की शुद्धता की जरूरत पड़ती हो। तो बच्चों कुछ गुण हैं इस विधि के और साथ ही साथ कुछ दोष होते हैं, उनके बारे में भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है इस विधि का वो ये है मौलिकता। यानी कि इस विधि में मौलिकता का गुण होता है। इसका मतलब आंकड़े पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं और जो भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो सभी के सभी क्योंकि पहली बार इकट्ठे किए गए हैं इसलिए मौलिक रूप में ये आंकड़े उपलब्ध होते हैं। दूसरी विशेषता बच्चों इसकी ये है कि इसके अंदर शुद्धता पाई जाती है, क्योंकि जो आंकड़े सूचना देने वाला है वो स्वयं अब खुद ही सूचना दे रहा है, तो इस बात की संभावना बहुत अधिक होती है कि जो सूचनाएं वो सही होंगी, जिसके कारण जो अनुसंधान होता है और उसके जो निष्कर्ष होते हैं वो भी अधिक शुद्ध माने जाते हैं। इसके अलावा बच्चों इन आंकड़ों पर अधिक विश्वसनीयता होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि आंकड़े शुद्ध हैं इसलिए जो निकाले गए निष्कर्ष होंगे उस पर विश्वसनीयता यानी कि आम जनता की विश्वसनीयता या अनुसंधानकर्ता की विश्वसनीयता या जिसको स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइज जिसने किया है उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा मानी जाएगी। इसके अलावा बच्चों क्योंकि सूचना देने वाले व्यक्ति से डायरेक्ट संपर्क स्थापित किया जा रहा है इसलिए अनेक प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि विस्तृत सूचनाओं की प्राप्ति इस विधि द्वारा संभव है। लेकिन इस विधि के भी बच्चों कुछ दोष हैं। सबसे पहला तो यह विधि जो है वो छोटे क्षेत्र में ही उपयुक्त होती है, बड़े क्षेत्र में उपयुक्त नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये अधिक खर्चीली है। इसके अलावा व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ।
मान लीजिए हम एक स्कूल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या स्कूल में अनुसंधान कर रहे हैं, जिसमें हमें ये पता करना है कि पूरे स्कूल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुबह खाना खा के नहीं आते। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा अनुसंधान का एरिया है, यानी कि हमें ये पता करना है। तो इसके अंदर क्या है, जो भी बच्चे हैं जो इनके साथ समस्या है, उनसे मैं, अगर मान लीजिए मैं अनुसंधान करता हूं तो मैं डायरेक्ट मिलूंगा। अब डायरेक्ट मिलूंगा तो जो एरिया है वो कितना बड़ा हो गया। एक स्कूल में मान लीजिए 1500 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, उन सभी से बात करना लगभग असंभव है, क्योंकि देखिए बात जब आप करोगे तो टाइम भी देना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको पूछने पड़ेंगे। तो इस विधि में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आती है बच्चों की, ये बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जब आपको 1500 बच्चों से कोई बात करनी है तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होगा। इसके अलावा बच्चों अधिक खर्चीली विधि है, जैसा कि हमने आपको बता दिया, क्योंकि ज्यादा लोगों से बात करनी है तो ज्यादा खर्चीली विधि आएगी। और व्यक्तिगत पक्षपात, यानी कि हो सकता है कि जो सूचना देने वाला हो वो गलत आंकड़े दे दे, व्यक्तिगत पक्षपात कर दे, इस तरीके की संभावना भी इस विधि में बच्चों इनकार नहीं की जा सकती। यानी कि जिस व्यक्ति के संबंध समस्या है, जब आप उसी व्यक्ति से आंकड़े लेते हो और व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके आंकड़े लेते हो तो उसको बोलते हैं बच्चों प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। देखिए इस विधि में क्या होता है बच्चों, इस विधि में अब देखिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए जनगणना के आंकड़े इकट्ठे करने हैं, तो जनगणना के आंकड़े इकट्ठे करने के लिए भी हमें डायरेक्टली मिलना पड़ता है जो जनसंख्या के बारे में डेटा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का और भी बच्चों कई तरीके के सर्वे होते हैं, जैसे नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑफिस है NSSO, ये यही काम करता है। उसके जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो आपके इलाके में जाएंगे, आपके इलाके में जाके मान लीजिए पानी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, या हो सकता है कि आपको पानी के अलावा जो कॉलोनी है और भी कई तरीके की समस्या उनसे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो ये है बच्चों प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में देखिए जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए इसकी व्यक्ति की समस्या है और ये व्यक्ति जो है वो इस समस्या से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं और ये सारे के सारे लोग जो हैं इनको एक व्यक्ति हेड कर रहा है। ठीक है, अब इन सबके समस्या से संबंधित आंकड़े जब इससे पूछे जाएं तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। यानी कि इस विधि में जो सूचना देने वाले व्यक्ति होता है, यानी कि जो जिनकी समस्या होती है उनसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते। ये श्रम मार्केट में ज्यादा होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में लेबर के बारे में जानकारी लेनी हो तो जो लेबर का हेड है उससे आपने पूछ लिया। यानी कि इस समस्या में जो समस्या से संबंध रखने वाले, अप्रत्यक्ष रूप से जो संबंध रखता है उस व्यक्ति से, यानी कि ये एक व्यक्ति है, 4 लोगों के बारे में केवल एक व्यक्ति से पूछ लिया गया, इसको बोलते हैं बच्चों अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले, समस्या से अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्ति से मौखिक पूछताछ द्वारा जब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। तो विधि कब उपयुक्त है बच्चों, देखिए यहां पे हमने बताया था क्षेत्र सीमित हो, और यहां पे हम बता रहे हैं कि जब अप्रत्यक्ष जो अनुसंधान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो, यानी कि बड़ा एरिया हो अनुसंधान का, तब यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। क्योंकि जब मान लीजिए आपको 1000 लोगों से पूछना है, 10,000 लोगों से पूछना है, 20,000 लोगों से पूछना है, तो इंडिविजुअल व्यक्ति से बात करना पॉसिबल नहीं है। देखिए जब डॉक्टर आपका इलाज करेगा तो वो क्या करेगा, वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान करेगा, यानी कि वो हर व्यक्ति जिसकी भी बीमारी है उसको इंडिविजुअल तरीके से सॉल्व आउट करेगा। लेकिन जब आपको आंकड़े, क्योंकि इसमें शुद्धता ज्यादा चाहिए, लेकिन जब आपको इतनी शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती है, या हो सकता है कि उस व्यक्ति से डायरेक्ट संपर्क स्थापित करना असंभव हो जिसकी समस्या है, तो उससे संबंधित व्यक्ति से सूचना ले ली जाती है। यानी कि जब सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना, संपर्क करना संभव ही ना हो, तभी भी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आंकड़ों को उपलब्ध कराने में विशेषज्ञों की राय आवश्यक हो, तब जाके हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 विधियां हैं बच्चों, तीन इसकी वजह है जब हमें उपयुक्तता की जरूरत पड़ती है, यानी कि जब विशेषज्ञों की राय लेना जरूरी हो जाता है तभी भी हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं। बात करें बच्चों इस विधि के गुणों की, तो जैसा कि हमने आपको बताया विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, क्योंकि जब बड़ा एरिया होता है, जब बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है, तो इस विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा यह विधि कम खर्चीली है, क्योंकि कम लोगों से सूचनाएं लेनी होती है, मौखिक पूछताछ द्वारा सूचना लेनी पड़ती है, और सभी व्यक्तियों से संपर्क हमें करना नहीं है, तो यह विधि तुलनात्मक रूप से कम खर्चीली मानी जाती है। बच्चों इसके अलावा विशेषज्ञों की सलाह, ये संपत्ति की जगह सलाह, यानी कि जब विशेषज्ञों की सलाह लेना जरूरी है
तभी भी ये विधि जो है वो उपयुक्त मानी जाएगी, क्योंकि इस विधि में विशेषज्ञों की सलाह भी शामिल होती है। इसके अलावा एक सरल विधि है। तो ये 4 बच्चों इसकी गुण हैं। दोष की बात करें, अवगुण की बात करें तो शुद्धता की कमी होती है, क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्ट व्यक्ति जो है ये अपने बारे में सूचना दे नहीं रहा है, ये व्यक्ति सूचना दे रहा है, तो जैसी मर्जी सूचना ये दे सकता है, अपने हिसाब से घुमा सकता है सूचना को, इसलिए शुद्धता की कमी होती है। साथ ही साथ पक्षपातपूर्ण होती है, क्योंकि जो साक्षी है यानी कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति है, अगर वो बाइस्ड हो, अगर वो उसका व्यवहार पक्षपातपूर्ण हो तो पूरा का पूरा अनुसंधान ही गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर गलत परिणाम, यानी कि कई बार ये देखा गया है कि मौखिक पूछताछ द्वारा जो परिणाम निकलते हैं वो पूरी तरीके से उपयुक्त नहीं होते। तो बच्चों हमें याद रखना है कि जब आपको बहुत ज्यादा शुद्धता की जरूरत पड़े और व्यापक क्षेत्र ना हो, यानी कि जब छोटा क्षेत्र हो और बहुत शुद्धता की जरूरत पड़े तो आपको इस विधि का प्रयोग करना है, और जब आपका क्षेत्र बहुत व्यापक हो और आपके लिए शुद्धता उतनी मैटर नहीं करती है तो आपको इस वाली विधि का प्रयोग करना है। तो यहां पर बच्चों हम एक बार प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में एक बार अंतर भी कर लेते हैं बच्चों। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहां पर हम आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम आपको अंतर कराने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि देखिए पहला पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष अनुसंधान में समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले, ठीक है, से अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है, जबकि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में समस्या से संबंध रखने वाले से व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है। यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में तो उसी व्यक्ति से संपर्क किया जाता है जो सूचनाएं रखता है, और दूसरी वाली विधि में जो सूचनाओं से इनडायरेक्ट रिलेटेड है उससे सूचनाएं ली जाती हैं। इसके अलावा बच्चों प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि बहुत खर्चीली है, इसमें अधिक समय लगता है, अधिक टाइम लगता है, अधिक एफर्ट लगता है, अधिक लेबर की जरूरत पड़ती है, जबकि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि जो है वो सस्ती है, उसमें कम समय लगता है। इसके अलावा कम गणकों की आवश्यकता होती है, यानी कम इन्वेस्टिगेटर की भी आवश्यकता पड़ती है। प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि के लिए में तब उपयुक्त मानी जाती है जब अनुसंधान का क्षेत्र छोटा हो, और अप्रत्यक्ष अनुसंधान विधि जो है वो तब उपयुक्त मानी जाती है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि तब उपयुक्त मानी जाती है जब जो आंकड़े इकट्ठे करना हो उसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो। इसके अलावा बच्चों ये भी जरूरी है प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि में कि जो अनुसंधान करता है वो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल भाषा है, लोगों का व्यवहार है, रीति रिवाज है, उनको जानता हो, जबकि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में ये कंडीशन आवश्यक नहीं है। तो बच्चों देखिए अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग अनुसंधान करता अलग अलग विधियों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे हमने आपको 2 विधि बताई। अगली वाली वीडियो में बच्चों हम बची हुई 3 विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बता देता हूँ कि वो वीडियो तो प्राइवेट वीडियो रहेगी हमारी। तो अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप हमारी सारी की सारी वीडियो देख सकें। इसके अलावा PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज का फायदा आप उठा सकते हैं बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।